गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने फोर्थ चैप्टर में पढ़ी थी पादप गतियाँ। प्लांट्स के अंदर कौन कौन सी मूवमेंट पाई जाती हैं, तो प्लांट्स मूवमेंट को कंप्लीट किया था। आपकी यूनिट फोर्थ में जो फिफ्थ चैप्टर आता है वो आता है आपका जीर्णता और जैविक घड़ी। चैप्टर फिफ्थ, जीर्णता और जैविक घड़ी। तो फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं जीर्णता को। जीर्णता है क्या? जीर्णता किसे कह रहे हैं, क्या है? तो यहाँ जीर्णता को अगर सही मायने में देखें तो डेथ से पहले का वो काल है जो डेथ के लिए उत्तरदायी हो रहा है। तो जीर्णता क्या है? मृत्यु से पहले, मृत्यु से पहले। अब मृत्यु जीर्णता के कारण आ रही है, तो यहाँ ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो जीर्णता को लाने में या फिर मृत्यु को लाने के लिए उत्तरदायी हैं? तो मृत्यु से पहले पादपों में सुनियोजित तरीके से, पहले पादपों में सुनियोजित तरीके से परिवर्तन। और वो परिवर्तन किसमें होते हैं? सुनियोजित तरीके से जो परिवर्तन हो रहे हैं यहाँ पर, वो परिवर्तन हो किस में रहे हैं? तो वो परिवर्तन होते हैं यहाँ पर जो अपचयी क्रियाएं हैं। दो प्रकार की होती हैं, उपचयी और अपचयी। अपचयी क्रियाएं कौन सी होती हैं? तोड़ने वाली। उपचयी बनाने वाली। तो यहाँ पर जो अपचयी क्रियाएं हैं, अपचयी रिएक्शंस की रेट का बढ़ जाना, अपचयी रिएक्शन की जो विघटनकारी क्रियाएं हैं, इन विघटनकारी क्रियाओं का बढ़ जाना। प्रकार्यात्मक, प्रकार्यात्मक जो जीवन था प्लांट का, उस जीवन का नष्ट होना, उस जीवन का नष्ट होना, ये क्या कहलाता है? जीर्णता। जब विघटनकारी क्रियाएं बढ़ जाएंगी, प्रकार्यात्मक जीवन नष्ट होगा, तो एट लास्ट क्या होगी? डेथ। पादप मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो यही तो जीव के अंदर होता है, प्राणियों के अंदर भी तो यही होता है। क्योंकि जैसे जैसे बुढ़ापे की तरफ चलते हैं, हम ह्यूमंस में देखें तो जैसे जैसे बुढ़ापे की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले जो शारीरिक कैपेसिटी होती है वो सबसे पहले वो कमजोर होती है। इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। इम्यून सिस्टम कमजोर होगा तो बीमारियां आएंगी, बीमारियां आएंगी तो कार्य क्षमता और घटेगी। तो एट लास्ट क्या हुआ? धीरे 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 कहाँ पहुंच रहे हैं? ऊपर वाले के पास। तो धीरे 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 हमारी जो कैपेसिटी है बॉडी की, वो कैपेसिटी कम होने लग जाएगी। एक साथ कम नहीं होती, चाहे डिजीज हो चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पर जो उपचयी क्रियाएं, जो विघटनकारी रिएक्शंस हैं, बनना कम हो जाएगा बॉडी के अंदर और टूटना ज्यादा। बनेगा कम, टूटेगा ज्यादा, तो बॉडी एट लास्ट क्या होगी? कमजोर पड़ेगी। प्रकार्यात्मक जो जीवन था, जो या फिजियोलॉजिकल जो रिएक्शंस हो रही थी, वो सारी क्या हो जाएंगी? कमजोर हो जाएंगी और एट लास्ट क्या हो जाएगा? डेथ। अब यहाँ पर जो जीर्णता होती है, वो जीर्णता दो प्रकार की होती है। जीर्णता के प्रकार, जीर्णता के प्रकार की अगर हम बात करें तो जीर्णता कैसी होती है? दो प्रकार की, दो प्रकार की जीर्णता होती है। एक तो वो जीर्णता जो संपूर्ण पादप में आती है, जिसे हम संपूर्ण पादप जीर्णता कहते हैं, संपूर्ण पादप जीर्णता, पादप जीर्णता। और दूसरी होती है जो पादप के किसी अंग विशेष में आती है, जैसे उसे बोलते हैं हम अंग जीर्णता, अंग जीर्णता। संपूर्ण पादप जीर्णता, ऐसे पादप जिनका जीवन चक्र कैसा है? एक वर्षीय। ऐसे पादप जिनका जीवन चक्र क्या है? एक वर्षीय। इनके अंदर फल,
फल से पहले क्या, पुष्प, बीज या फल क्या होंगे, केवल एक बार आते हैं, ओनली वन टाइम। यहां अपना जीवन चक्र जो एक वर्ष में कंप्लीट कर रहे हैं, एक वर्षीय पादप होते हैं जिनमें केवल पुष्प या फल या बीज केवल एक बार आ रहे हैं, उसके बाद वो क्या होगा, उनकी संपूर्ण बॉडी स्वतः ही वहां क्या हो जाएगी, एक वर्ष में खत्म हो जाती है। इनके लिए अगर वातावरण सही भी हो तो भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं है तो भी नहीं, क्योंकि इनके अंदर जो इनकी खुद बॉडी की जो संरचना होती है, इनके अंदर जीन्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो फिक्स टाइम के लिए होती है, और उसके बाद में यहाँ पर डिके होना स्टार्ट हो जाता है, विघटन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे पादपों में संपूर्ण पादप के अंदर जीवनता आएगी। अब जैसे हमारी फसली प्लांट है, सरसों की फसल, गेहूं की फसल चल रही है, तो यहाँ धीरे 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 ग्रोथ हो रही है, पुष्प आ गए, फल का निर्माण हो गया या बीज का निर्माण हो गया। तो बीज के निर्माण के बाद में जैसे जैसे बीज मैच्योर होता जाएगा तो प्लांट क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, स्वतः ही सूख जाता है। वहाँ फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऐसे आते हैं कि प्लांट स्वतः ही सूख जाता है वहां पर। तो इस प्रकार की संपूर्ण पादप जीवनता क्या कहलाती है, जहां एक वर्ष फल लगते हैं, एक फलन जीवनता, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक फलन जीवनता, एक फलन जीवनता। अंग जीर्णता बहुवर्षीय पादपों में आती है, जो पादप बहुवर्षीय होते हैं उन बहुवर्षीय पादपों में आती है, बहुवर्षीय पादपों में उपस्थित होती है। तो इसे क्या बोलते हैं हम, बहुफलन जीर्णता, इसको बोलते हैं हम बहुफलन जीर्णता, बहुफलन जीर्णता, क्योंकि किसमें है ये, बहुवर्षीय पादपों में। अब बहुवर्षीय पादपों में क्या है कि इन पादपों में या तो पादप अंग या पादप का कुछ भाग, पादप का कुछ भाग ही जीर्णता को प्राप्त होता है, संपूर्ण पादप में जीर्णता नहीं आती। संपूर्ण पादप में जीर्णता यहां पर नहीं आती। तो ये जीर्णता तीन प्रकार की होती है। इस प्रकार की जो जीर्णता है वो जीर्णता यहां पर तीन प्रकार की पाई जाती है। तीन प्रकार की कौन कौन सी है, प्ररोजीर्णता, प्ररोजीर्णता, सेकंड पाई जाती है समकालिक जीर्णता, समकालिक जीर्णता, और थर्ड पाई जाती है अनुक्रमिक जीर्णता, अनुक्रमिक जीर्णता। तो यहां तीन प्रकार की जीर्णता पाई जाती है। फर्स्ट देखते हैं समकालिक जीर्णता। समकालिक जीर्णता किस प्रकार की होती है, तो देखिए यहां पर जो समकालिक जीर्णता होती है वो बहुवर्षीय, ये तो पता है हमको बहुवर्षीय पादपों में पाई जा रही है, लेकिन बहुवर्षीय कौन से पादपों में पाई जाती हैं, ऐसे बहुवर्षीय पादप जिनमें पुष्पन या फलन के बाद, पुष्पन या फलन के बाद जो प्ररो पार्ट है नष्ट हो जाता है। कौन सा, प्ररो पार्ट नष्ट हो जाता है। शेष क्या रहता है, शेष रहता है स्टेम या रूट या दोनों। अगर स्टेम जमीन के अंदर है तो जमीन के अंदर स्टेम क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा, रूट क्या रहेगी, सुरक्षित रहेगी। या फिर कुछ स्टेम ऐसे होते हैं जो वायवीय पार्ट भी उनके सुरक्षित होते हैं। तो यहाँ पर पुष्पन या फलन के बाद में केवल प्ररो पार्ट नष्ट होता है। पत्तियां जैसी उनके अंदर फलन हो गया, पुष्पन हो गया, तो पुष्पन और फलन के बाद में पुष्प और फल तो मैच्योर होने के बाद में टूटेंगे टूटेंगे, साथ में जो पत्तियां हैं, पत्तियों के साथ में जो छोटी टहनियां हैं वो यहाँ पर टूट कर अलग हो जाती हैं।
तो इस प्रकार की जो प्ररोजीणता कहलाती है। देखिए, आपने दूब घास को देखा है। दूब घास एक ऐसा घास है जो लंबे टाइम तक रहती है। फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, उसका जो स्टेम पार्ट है, कुछ स्टेम पार्ट का हिस्सा और रूट कहाँ रहती है, जमीन के अंदर। जैसे ही पानी की कमी होती है, टेम्परेचर बढ़ता है, क्या हो गई, परिस्थितियां विपरीत हो गई, तो उसका ऊपर का जो पार्ट है वो सूख करके अलग हो जाता है, लेकिन नीचे वाला पार्ट क्या रहता है, जमीन के अंदर सुरक्षित। पूरा का पूरा प्रेरो पार्ट, उसकी जो लीफ है वो सभी सूख करके अलग हो जाती है। जैसे ही मौसम अपने अकॉर्डिंग आता है, बारिश होती है, टेम्परेचर थोड़ा डाउन होता है, मेनली पानी, इनके लिए दूब घास के लिए, साइनोडोन के लिए क्या चाहिए, पानी। जैसे ही पानी वहां अवेलेबल होगा, वापस से क्या होगी, दूब घास, जो इसका स्टेम पार्ट कहाँ था, जमीन के अंदर, वो क्या हो जाएगा, वापस से हरा भरा हो जाएगा। तो यहाँ प्रेरो पार्ट में आती है केवल समकालिक जीर्णता। ये समान समय में आती है, समान समय में, या फिर कहें उसी समय रिपीट होती है हर साल, उसी समय प्रत्येक वर्ष रिपीट होती है, प्रत्येक वर्ष दोहराई जाती है। फॉर एग्जाम्पल पतझड़। पतझड़, पतझड़ में क्या झड़ती है, लीफ। हम जिस जगह पर रह रहे हैं, यहाँ पर मौसम क्या होता है, अल्टरनेट चलता है। पहले मान लिया हम शीतकालीन से ही करें तो पहले क्या आ रहा है, सर्दी, सर्दी के बाद में क्या आएंगी, गर्मी, गर्मी के बाद में क्या आएगा, बारिश। तो मौसम यहाँ पर अल्टरनेट चल रहे हैं, बारिश, गर्मी, सर्दी अल्टरनेट चल रहे हैं। तो सर्दी और गर्मी के बीच में मौसम एक कौन सा आता है, बसंत, जब गर्मी भी नहीं रहती और सर्दी भी नहीं रहती, बसंत का टाइम आता है। अब आने वाला है बसंत का टाइम। तो यहाँ ये वो टाइम होता है कि यहाँ पर कुछ ऐसी प्रोसेस होती हैं, यहाँ पर पतझड़ के टाइम पर पत्तियां क्या हो जाती हैं, झड़ जाती हैं। छोटी जो टहनियां हैं वो झड़ जाती हैं, अधिकतर क्या होता है, पत्तियां ही झड़ती हैं। यहाँ पत्तियों में विल्गन परत का निर्माण हो जाता है, और विल्गन परत का निर्माण होने के बाद में पत्तियां सेम मौसम में, सेम टाइम में झड़ती हैं। तो हम वही तो कह रहे हैं, समकालिक जीर्णता। हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष उसी समय पर जो जीर्णता आती है वो क्या कहलाती है, समकालिक जीर्णता कहलाती है। अनुक्रमिक जीर्णता। अनुक्रमिक जीर्णता ये इस प्रकार की जीर्णता होती है कि यहाँ पर पादप अंग का एक निश्चित, यहाँ पर पादप का कोई अंग निश्चित आयु प्राप्त कर, निश्चित आयु प्राप्त कर अलग हो जाता है, अलग हो जाता है। अनुक्रमिक फिक्स है, यहां टाइम ड्यूरेशन भी फिक्स होती है, एक एवरेज होती है, समय भी फिक्स होता है, क्रिया एक निश्चित पैटर्न में चलती है। फॉर एग्जाम्पल, पुष्पों के कलिका से लेकर के पुष्पों के खिलने की प्रक्रिया, फल निर्माण से लेकर के फल के अलग होने की प्रक्रिया, फल कहें या बीज कहें, बीज अधिकतर फसली पादपों में आते हैं, और वो कैसे होते हैं, एक वर्षीय, बहुवर्षीय पादपों में तो क्या लगते हैं, फल। तो यहाँ जैसे पुष्प का कलिका का निर्माण हुआ, अब पुष्प कलिका बनने से लेकर के बड़, जब तक एक्सिलरी बड़ जब बन रही है, उस बड़ के बनने से लेकर के पुष्प के खिलने तक का टाइम, वो एक निश्चित क्रम में चल रहा है, निश्चित पैटर्न में चल रहा है। तो अगर इस पुष्प से फल का निर्माण होना है तो निषेचन होगा, निषेचन के बाद में फिर फल का निर्माण। तो जैसे ही निषेचन होगा पुष्प का, जैसे ही निषेचन होगा, तो पुष्प के अंदर 4 पार्ट होते हैं। जो पुष्प कैसे होते हैं, उभयलिंगी, उभयलिंगी पुष्प कैसे होते हैं, जिनमें जायांग और पुंकेसर दोनों होते हैं। पुष्प का निषेचन होगा, और जैसे ही यहां पर निषेचन होगा, तो निषेचन के बाद में
दल और बाह्य दल। सबसे बाहर बाह्य दल होते हैं और फिर क्या होते हैं, दल। ये अपने आप स्वतः ही झड़ जाएंगे, पुंकेसर स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। एक क्या रह जाएगा, जायांग। जायांग का निषेचन हो गया, वो किस में बदलेगा, फिर जो ओवरी है जायांग के अंदर, वहां ओवरी का निषेचन हो गया, अब उससे जायगोट बन गया, उसकी प्रोसेस अब अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर एक निश्चित क्रम हुआ, एक निश्चित पैटर्न हुआ। जीर्णता तो आएगी, लेकिन आएगी कैसे, एक फिक्स पैटर्न में, और उसके बाद में वो अंग क्या हो जाएंगे, प्लांट से अलग हो जाएंगे। ऐसे ही अब यहाँ फर्टिलाइजेशन हो गया, निषेचन हो गया, निषेचन के बाद में फल का निर्माण होगा, फैक्ट है। तो जैसे ही फल मैच्योर होने लगेगा तो स्वतः ही प्लांट से वो अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार की जीर्णता क्या कहलाती है, अनुक्रमिक जीर्णता कहलाती है। नेक्स्ट बात करते हैं जीर्णता को प्रभावित करने वाले कारक। जीर्णता को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो जीर्णता को प्रभावित करते हैं, रोक रहे हैं या जल्दी ला रहे हैं। तो एक कारक की वन बाय वन बात करते हैं। नंबर एक, जीन। दोनों प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। फर्स्ट जीन, सेकंड पर्यावरण। पहला जीन, दूसरा पर्यावरण, तीसरा हार्मोन्स। हार्मोन्स दीप्ति कालिता, पहले एक एक करके लिखते हैं। जीन्स, जीन्स कैसे करते हैं, देखिए लीफ के निर्माण की बात अगर हम करें या लीफ के अंदर की कंट्रोल की अगर बात करें, तो यहाँ पर जो पर्ण होती है, पर्ण की क्रियाओं का कंट्रोल दो जीन्स के द्वारा होता है। कौन कौन सी हैं, एक तो होती है क्लोरोप्लास्ट की जीन और दूसरी होती है न्यूक्लियस की जीन। एक क्लोरोप्लास्ट की और दूसरी न्यूक्लियस की जीन। जिस वक्त पर्ण का निर्माण हो रहा है, जब पर्ण का निर्माण हो रहा है, तो पर्ण निर्माण के समय क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट का भी निर्माण होगा, क्लोरोप्लास्ट का निर्माण होगा। तो इस क्लोरोप्लास्ट का निर्माण कब होता है, तो यहां जो क्लोरोप्लास्ट निर्माण की जो जीन होती हैं, ये जीन यहां क्लोरोप्लास्ट के घटकों का निर्माण करवाती है, क्लोरोप्लास्ट के घटकों का निर्माण करवाती है। क्योंकि इनके अंदर इंफॉर्मेशन होती है। जब यहां पर क्लोरोप्लास्ट का निर्माण हो जाता है, कंप्लीट क्लोरोप्लास्ट के घटकों का निर्माण हो गया, क्लोरोप्लास्ट कंप्लीटली बन गया, उसके बाद में अब पर्ण पर कंट्रोल किसका हो जाएगा, न्यूक्लियस का। अब तक कंट्रोल किसका था, अब तक कंट्रोल था क्लोरोप्लास्ट जीन का। लेकिन जैसे ही क्लोरोप्लास्ट का निर्माण हुआ, क्लोरोप्लास्ट के निर्माण के बाद में यहां पर अब इस पर्ण पर न्यूक्लियस का निर्माण हो जाएगा। अगर यहां किसी में भी किसी प्रकार का कोई हेरफेर हो गया, क्लोरोप्लास्ट जीन ने अपना काम सही नहीं किया, तो टाइम से पहले जीर्णता आ जाएगी।
न्यूक्लियस की जीन ने अपना काम सही नहीं किया, कंट्रोल सही नहीं कर पाई, तो टाइम से पहले यहाँ पर जीर्णता आ जाएगी। तो दोनों ही कारक किसको लाते हैं? जीर्णता को। सेकंड, बात करते हैं हम पर्यावरण की। यहाँ पर्यावरण में सबसे ज्यादा जो इफेक्ट दिखाता है वो दिखाता है दीप्तिकालिता, फोटो पीरियडिज्म। कैसे? दो प्रकार के प्लांट होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट और शॉर्ट डे प्लांट। तीसरे और होते हैं न्यूट्रल प्लांट, तो इनका तो मतलब ही नहीं है। यहाँ तो दीप्तिकालिता का कोई प्रभाव ही नहीं होता। प्रभाव किस पे होता है? लॉन्ग डे प्लांट पर। इन लॉन्ग डे प्लांट को पुष्पन के लिए, बात पुष्पन की करते हैं हम, यहां पुष्पन के लिए लंबी प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है। लंबी प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है। लेकिन होता क्या है, अगर इन प्लांट को ये लंबी प्रकाश अवधि ना देकर के क्या दे दी जाए? सॉल्ट। इनको सॉल्ट दे दी जाए। इनके जस्ट उल्टा है, इनको लॉन्ग दे दी जाए, क्योंकि शॉर्ट डे प्लांट को कम प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है, अंधकार टाइम लंबा चाहिए। इनको हमने लॉन्ग टाइम के लिए क्या दे दी? प्रकाश अवधि। तो दोनों में ही सही प्रकार से पुष्पन नहीं होगा, या तो रुक जाएगा या बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ दोनों ही क्या करेंगे? यहाँ पर जीर्णता को लाएंगे। दोनों ही फैक्टर क्या करेंगे? जीर्णता के लिए जिम्मेदार होंगे, जीर्णता को लाएंगे। इसलिए पर्यावरण का भी जीर्णता पर विशेष प्रभाव होता है। इसके अलावा कुछ पैथोजन होते हैं, पैथोजन होते हैं। ये पैथोजन्स क्या करते हैं? जीर्णता को जल्दी लेके आते हैं। रस्ट लग गई या कोई भी और डिजीज हो गई उसके अंदर, कोई बैक्टीरिया की, वायरस की कोई भी डिजीज हो गई, तो यहाँ पर ये क्या करेंगे? पैथोजन जीर्णता को क्या करेंगे? टाइम से पहले ले आएंगे। जो 2 महीने 4 महीने बाद आनी चाहिए थी, वो प्लांट को पहले ही सुखाकर दूर कर देते हैं। हार्मोन्स, हार्मोन्स स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम मेनली 3 प्रकार के हार्मोन्स की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, एक तो होते हैं विघटनकारी हार्मोन, या फिर कहें जीर्णता के लिए उत्तरदायी, जीर्णता के लिए उत्तरदायी। ये कौन से होते हैं? एब्सिसिक अम्ल, एवीए और एथाइलिन। दूसरे होते हैं निर्माणकारी, निर्माणकारी या कहें जीर्णता को दबाने वाले, जीर्णता को रोकने वाले। तो यहां मेनली बात करते हैं हम साइटोकाइनिन की, साइटोकाइनिन। इसके अलावा ऑक्सीन भी होती है और जिबरेलिन भी होता है। ये भी दोनों कैसे हैं? निर्माणकारी, जीर्णता को रोकने वाले। तो यहां अगर इनकी मात्रा बढ़ गई, कंसंट्रेशन किनकी बढ़ गई? इनकी, तो जीर्णता क्या आएगी? जल्दी, जीर्णता जल्दी आती है। अगर साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन बढ़ गई या फिर कहें ऑक्सीन जिबरेलिन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो जीर्णता क्या हो जाएगी? डिले हो जाएगी, जीर्णता डिले हो जाएगी, देरी से आएगी। रीजन, क्योंकि साइटोकाइनिन में काइनेटिन होता है, साइटोकाइनिन में काइनेटिन होता है, और ये काइनेटिन क्या करता है? आरएनए, प्रोटीन के निर्माण को बढ़ाता है, के निर्माण को बढ़ाता है। जब यहां पर, क्योंकि प्रोटीन क्या है? बॉडी की बिल्डअप इकाई, निर्माणात्मक इकाई। तो यहां पर जब प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, तो यहां पर बॉडी डिक्रीज क्यों होगी? डिके क्यों होगी? बॉडी क्या होगी? बिल्डअप होगी। आरएनए डीएनए के निर्माण को करवाएगा। तो यहां पर
अगर इनकी मात्रा है तो जीर्णता क्या होगी, देरी से आएगी। कंसंट्रेशन अधिक है तो यहाँ इनकी कंसंट्रेशन अगर बढ़ गई तो यहाँ पर जीर्णता कैसे होगी, जल्दी आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ जीर्णता के दौरान संरचनात्मक और क्रियात्मक परिवर्तन कौन से होते हैं। जीर्णता के दौरान संरचनात्मक व क्रियात्मक परिवर्तन। जब स्टूडेंट्स जीर्णता स्टार्ट हो जाती है तो वहां कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो देखिए, जैसे ही यहाँ पर जीर्णता स्टार्ट हुई तो सबसे पहले क्या होता है, जीर्णता कहाँ दिखाई देती है, पर्ण के अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है दोहरी मेम्ब्रेन। अब इस दोहरी मेम्ब्रेन में क्या पाया जाता है, गैप। इस दोहरी मेम्ब्रेन का जो गैप है, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट जो गैप कह रहे थे, ये जो गैप है, ये गैप क्या हो जाता है, गैप बढ़ जाता है। गैप क्या हो गया, बढ़ गया। अब जब गैप बढ़ गया तो यहां पर कुछ एंजाइम होते हैं, ये एंजाइम क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। एंजाइम्स एक्टिव। और कौन कौन से एंजाइम एक्टिव होंगे यहाँ पर, आरएनएज, डीएनएज, प्रोटीएज, प्रोटीनेज। आरएनएज आरएनए का विघटन करेगा, डीएनएज डीएनए का विघटन करेगा, और प्रोटीनेज प्रोटीन का विघटन करेगा। और जब इन पदार्थों के विघटन होते हैं तो यहाँ पर क्रियाएं तो वैसे ही रुक जाएंगी। डीएनए का विघटन हो गया, आरएनए का विघटन हो गया, प्रोटीन का विघटन हो गया, प्रोटीन का और इसके साथ साथ ही प्रोटीन किसमें टूटेगी, अमीनो अम्ल में। डीएनए किसमें टूटेगा, न्यूक्लियोसाइड में, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोसाइड में। अब यहां जो यहाँ पर अमीनो अम्ल और न्यूक्लियोसाइडों में ये टूटे हैं, अब ये यहाँ पर क्या होगा, ये जो पत्तियों के अंदर है, क्योंकि पूरी की पूरी संरचना कहाँ चल रही है, ये पूरे कहाँ कार्य लीफ के अंदर। अब ये लीफ से निकलना स्टार्ट कर देते हैं। लीफ से निकल करके कहाँ पहुंच जाते हैं, अन्य जगह पर। क्योंकि लीफ का तो क्या हो रहा है, लीफ के अंदर जीर्णता आ रही है, और जीर्णता आएगी तो लीफ टूट करके गिरेगी। तो यहाँ पर जिस अंग में लीफ के अलावा किसी अन्य अंग में भी इस प्रकार की कोई प्रोसेस हो रही है जीर्णता की, तो वहां से अमीनो अम्ल हैं, न्यूक्लियोसाइड हैं, और जो चीजें हैं, वहां पर क्लोरोफिल के अणु का विघटन हुआ है। पहले मेम्ब्रेन के बीच में दूरी बढ़ी, और दूरी बढ़ने के बाद में क्लोरोफिल का क्या होगा, विघटन। तो यहाँ ये लीफ से निकलना स्टार्ट कर देते हैं, उस पार्ट से निकलना स्टार्ट करते हैं। अगर लीफ की बात कर रहे हैं तो क्लोरोफिल का विघटन हो गया तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो खाना नहीं बनेगा, लीफ को खाना नहीं मिलेगा। पत्तियां कैसी पड़ जाएंगी, पीली। कि अगर पर्ण में नहीं मिल रहा है तो खाना किसी और पार्ट में होगा। तो देखो यहां पर जो फिलोएम और जाइलम होते हैं, फिलोएम और जाइलम होते हैं, तो जाइलम में तो हो जाती है टाइलोसिस की प्रोसेस। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा है, जाइलम की वाहिकाओं में क्या हो जाते हैं, प्लग बन जाते हैं। जाइलम की वाहिकाओं में प्लग बन जाते हैं, तो यहां जल और खनिज लवण दोनों का अवशोषण या रुक जाएगा, का प्रवाह रुक जाता है। और वैसे रुकना भी चाहिए, क्योंकि जब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस ही नहीं हो रहा तो यहाँ पर जल और खनिज लवणों की क्या आवश्यकता। तो यहाँ जाइलम में टाइलोसिस के कारण जल और खनिज लवणों का अवशोषण रुक जाएगा। फिलोएम में प्लग बन जाते हैं, कैलोज प्लग बन जाता है, और कैलोज प्लग की वजह से यहां खाने का संचरण रुक जाता है। तो ऑलमोस्ट यहां पर जो पार्ट अलग हो रहा है उससे सारे प्रकार के यहां पर
बॉन्ड जो थे, जो सिस्टम जुड़ा हुआ था, वो सभी यहाँ से पृथक होना स्टार्ट हो जाते हैं और एट लास्ट यहाँ पर क्या हो जाती है, विलगन परत बन जाती है। यहाँ पर विलगन परत बन जाएगी और ये विलगन परत बनने के बाद में वो पार्ट क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। पार्ट क्या हो जाता है, अलग। तो यहाँ इस प्रकार से जीर्णता की प्रोसेस चलती है। ओके स्टूडेंट्स।